Hello friends, this is the last lecture of International Relations, Science and Technology. The topic is issues related to security. The first topic in this is India and nuclear disarmament. तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये न्यूज़ में क्यों था. तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इंडिया ने अभी क्या हुआ, दो चीज़ें ऑफर की थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को कि वो एक्सेप्ट करे रिगार्डिंग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट. तो पहला था कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड दूसरा था रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर अंडर न्यूक्लियर वेपन क्लस्टर. तो इंडिया का कमिटमेंट था टुवर्ड्स द न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट. तो इंडिया ने ये किया था, मतलब ये इनिशिएटिव लिया था. तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अभी अडॉप्ट कर लिया है ये दोनों रेजोल्यूशन इंडिया के. तो सबसे पहले हम समझते हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होता क्या है. तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट क्या होता है? न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मतलब होता है कि किसी भी टाइप का न्यूक्लियर वेपन हमको रिड्यूस करना है और एलिमिनेट करना है, मतलब उसको पूरी तरह बंद करना है. ठीक है, कि हम आगे जाके कोई भी कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन ना यूज़ कर सके और दूसरी कंट्रीज को अफेक्ट ना करे अपने न्यूक्लियर वेपन के कारण. इसका मतलब ये होता है कि आप एक न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड क्रिएट करो जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाए. ठीक है, द टर्म डी न्यूक्लियराइजेशन जो है वो भी यही डिस्क्राइब वो एक प्रोसेस होता है जो कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को रिड्यूस करता है, कम्प्लीटली बैन करता है. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन सॉट टू एलिमिनेट न्यूक्लियर वेपन्स इन फर्स्ट रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली इन 1946. तो 1946 में यूएन जनरल असेंबली ने पहली बार यूनाइटेड नेशन ने एक न्यूक्लियर वेपन एलिमिनेट करने के लिए पहला रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया था. उस रिजोल्यूशन ने एक कमीशन इस्टेब्लिश की थी जो कि क्या देखती थी रिगार्डिंग इश्यूज रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक एनर्जीज. ठीक है, जो भी ये सब डिस्कवरीज हो रहे हैं तो वो सब ये क्या देखती थी, एक कमीशन इस्टेब्लिश किया जो कि देखती थी. वो क्या करती थी, जितने भी न्यूक्लियर वेपन है जो भी मास डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो भी इफेक्ट कर रहे हैं किसी एक कंट्रीज़ को दूसरी कंट्रीज़ जो अगर कर रही हैं न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़, तो उन सबको ये देखते थे. तो एक कमीशन इस्टेब्लिश किया था पहली बार कब, 1946 में. तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट. तो आई होप आई हैव क्लियर द पॉइंट व्हाट इज न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट. और यूनाइटेड नेशन ने पहली बार कब बनाया था, 1946 में पहला रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था रिगार्डिंग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट. सो नाउ लेट्स कम टू न्यूज़. तो मोर ऑन रेजोल्यूशन क्या है. तो सबसे पहला कौन सा रेजोल्यूशन था, कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जो कि इंडिया ने 1982 में पहली बार ये रेजोल्यूशन रखा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पास. और रिक्वेस्ट किया था कि द कॉन्फ्रेंस ऑन रिक्वेस्ट द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इन जेनेवा टू कमेंस नेगोशिएशन ऑन एन इंटरनेशनल कन्वेंशन प्रोहिबिटिंग द यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. ठीक है, तो इंडिया ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1982 में उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट में रिक्वेस्ट किया था, जो कि जेनेवा पे बेस्ड है, कि आप पूरी तरह न्यूक्लियर वेपन जो है उनका यूज़ बंद करवाइए, क्योंकि ये बहुत सारी कंट्रीज़ को थ्रेट कर रहे हैं, किसी भी सर्कमस्टांसेस में इनको बंद करवाइए. तो ये पहला रेजोल्यूशन था. दूसरा रेजोल्यूशन क्या था कि रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर, जो कि वो भी 1998 में टेबल किया गया इंडिया ने. draws global attention to the risk of unintentional and accidental use of nuclear weapon and underscores the need for a review of nuclear doctrine. ठीक है, तो इसके अंदर इंडिया ने बोला कि जो भी न्यूक्लियर से डेंजर हो रहे हैं उसके लिए आप न्यूक्लियर वेपन जो भी डेंजर कॉज कर रहे हैं उनके लिए जो भी प्रिवेंट करो, आप उनको जो भी डेंजर कॉज कर रहे हैं और जो भी जिस भी कंट्रीज़ को डेंजर कर रहे हैं उन कंट्रीज़ को हेल्प प्रोवाइड करो. ठीक है, अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स को रिव्यू करके उनको रिस्क फ्री करो. तो ये था रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर. तो दो टाइप के रिजोल्यूशन इंडिया ने रखे थे जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अभी अडॉप्ट कर लिया है. ठीक है, नाउ कम टू इंडियाज़ रोल ऑन इन ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट. तो सबसे पहला है, तो बहुत बार हमने देखा कि इंडिया जो है हमेशा एक मल्टीलेटरल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का सपोर्टर रहा है, कि इंडिया जो है कि आप न्यूक्लियर पूरी तरह यूज़ ना करो किसी भी कंट्रीज़ के लिए. ठीक है, सो न्यूमरस ओकेजन में इंडिया जो है बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट रहा है कि आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़, न्यूक्लियर जो भी चीज़ें हैं वो यूज़ ना करें जिसके कारण किसी कंट्रीज़ को इफेक्ट पड़े. तो इन 1965 आप देखते हैं कि इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट में से एक कंट्री थी इंडिया, 18 नेशन डिसआर्मामेंट कमेटी जो कि इस्टेब्लिश की उसमें थी. उन्होंने बोला था कि आप पूरे डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब आप पूरी तरह डिसआर्मामेंट, पूरी तरह न्यूक्लियर ना यूज़ करो, डीलिंग करो आप पूरा जितना है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और ये सब. ठीक है, तो इन सब से रिलेटेड था.
फिर इंडिया ने एनपीटी जो ट्रीटी थी उसको भी अपोज किया, क्योंकि एनपीटी जो थी, एनपीटी एक न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी है, जिसके कारण क्या हुआ कि जो भी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं उनके पास तो न्यूक्लियर वेपन रहेगा तो उन पे वो फोकस नहीं कर रही है, बट जो भी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज नहीं है, जिसमें पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, उन कंट्रीज को बोल रही है कि आप न्यूक्लियर वेपन पूरी तरह बंद करो। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी थी, इसके कारण इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ये हैव जिनके पास न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनको, उनके और जिनके पास नहीं है उनमें डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी, तो इसलिए इंडिया ने इस ट्रीटी को अपोज किया। फिर इंडिया ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल किया फॉर कंप्लीट एंड यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, जो कि यूएन जनरल असेंबली सेशन में 1988 में रखा गया, जिसको, उस प्लान को क्या बोला गया, राजीव गांधी एक्शन प्लान भी बोला गया। ठीक है, फिर इंडिया ने जो है अभी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी नहीं साइन किया है ड्यू टू फेलर ऑफ द ट्रीटी टू इंक्लूड अ कमिटमेंट बाय न्यूक्लियर वेपन स्टेट टू एलिमिनेट द न्यूक्लियर वेपन्स विद इन द टाइम बाउंड फ्रेमवर्क। क्या हुआ था कि इस ट्रीटी के अंदर बोला गया कि जो भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है वो अपना न्यूक्लियर वेपन्स एलिमिनेट करेंगे, एक टाइम बाउंड फ्रेमवर्क दे दिया गया, बट उन्होंने एलिमिनेट नहीं किया, इसलिए ये ट्रीटी इंडिया ने साइन नहीं किया। ठीक है, तो स्टिल इट हैज़ ऑब्जर्व्ड अ वॉलंटरी न्यूक्लियर टेस्टिंग मोरेटोरियम सिंस May 1998, दो इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इन 2003 थ्रू इज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इन 2003 इंडिया जो है, इंडिया हैज़ असर्टेड इस कंटिन्यूड कमिटमेंट टू द गोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड। इंडिया जो है हमेशा से ही न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड के लिए सपोर्ट कर रहा था। उसने कौन सी रीसेंट एनफोर्समेंट ऑफ ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन को भी अपोज किया, बिकॉज वो विच इंडिया क्या बिलीव करता था कि ये कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जो कि वो बहुत सारे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को, जो भी न्यूक्लियर आर्मामेंट है उनको एक्सक्लूड कर रही है, इसलिए इंडिया ने इसको भी अपोज किया। ठीक है, तो दीज आर द, फिर इंडिया ने एक मेंटेन किया जेनेवा बेस्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, जो कि सिंगल मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट है, जो कि इंडिया उसका पार्ट है। इंडिया जो है उसके नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक ट्रीटी है, फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, उसका भी इंडिया पार्ट है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग। तो फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी जो है वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जो कि क्या प्रोहिबिट करता है, जितने भी दो टाइप के कंपोनेंट न्यूक्लियर वेपन में जो यूज़ होते हैं उनको प्रोहिबिट करता है, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। सो यू जस्ट लर्न इट वेरी थरली कि फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी में जो है हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो आते हैं और प्लूटोनियम आते हैं, उनको पूरी तरह फ्री करने के लिए, उनको पूरी तरह एलिमिनेट करने के लिए ये ट्रीटी बनाई गई है, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। तो इंडिया इसका पार्ट है बिकॉज इट इज़ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। इंडिया जो है कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट का भी पार्ट है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी, जो कि जेनेवा बेस्ड है। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट। कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट जो है वो 1979 में फॉर्म हुई थी, जो कि सिंगल मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फोरम है इंटरनेशनल कम्युनिटी की। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जब पहला सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, तब इसके बाद ये बनी थी। ठीक है, सिंस द कंक्लूजन ऑफ द नेगोशिएशन ऑफ CTBT इन 1996 द CD रिमेन्स डेडलॉक। जैसे ही CTBT के नेगोशिएशन होने लगे तो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट जो है वो पूरी तरह डेडलॉक हो गई और कोई भी कंसेंसस रीच नहीं कर पाई, कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर पाई, तो इसलिए इसको एज एन डेडलॉक माना जाता है कि ये कुछ भी परफॉर्म नहीं करती जब से CTBT पे नेगोशिएशन होने लगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट एंड दिस इज न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। नाउ कम टू की ट्रीटीज फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन। तो फर्स्ट ट्रीटी है 1963 में, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी जो है बनी थी। ये क्या करती है, पूरी टाइप के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको प्रोहिबिट करती है, जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस गिराते हैं कहाँ पे, जो भी स्टेट टेरिटरी है उसके आउटसाइड, तो इसलिए ये ट्रीटी प्रोहिबिट करती है, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। फिर 1970 में आई NPT मैंने बोला ओनली बाइंडिंग ट्रीटी है, जो कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को पूरी तरह कंप्लीट एलिमिनेशन करना चाहती है। ठीक है, फिर 1996 में कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी आई, जो कि इंटरनेशनल ट्रीटी है, जो वो भी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, जो कि सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है एनवायरमेंट में उनको पूरी तरह बैन करना चाहती है, जो कि अभी फोर्स में नहीं है और इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो दीज आर द ट्रीटीज। what is न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, what is डीन्यूक्लियराइजेशन। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट क्या है, क्यों वो डेडलॉक बना। ठीक है, एंड इंडिया के एफर्ट्स क्या क्या हैं, इंडिया किस में मेंबर है, किस में मेंबर नहीं है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो यू जस्ट लर्न इट थेरली, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कभी कभार पूछ लेता है, जैसे एक बार क्वेश्चन NPT पे ऑलरेडी आ चुका है। सो यू मस्ट अवेयर अबाउट द ट्रीजीज लाइक पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी एंड दिस, इंडिया इसका पार्ट है कि नहीं है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो
नाउ कम टू ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जो कि इंडिया जिसको अपोज कर रहा है, इंडिया जो कि जिसका मेंबर नहीं है। तो यूएन की एक ट्रीटी है प्रोहिबिशन ऑन न्यूक्लियर वेपन। ये कब ये अभी 2021 में 22 जनवरी को आई, क्योंकि बहुत जो कि 51 मेंबर्स थे उन्होंने रेटिफिकेशन दे दिया, इसलिए ये फोर्स में आ गई। क्योंकि इसमें इस ट्रीटी में एक क्लॉज था कि जब तक 50 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होंगे तब तक, मतलब 49 मेंबर से ज़्यादा नहीं होंगे, 50 मेंबर तक नहीं होंगे तब तक ये ट्रीटी के फोर्स में नहीं आएगी। तो 50 मेंबर ने 50th मेंबर जो था अभी उसने रेटिफिकेशन दे दिया, इसलिए ये ट्रीटी फोर्स में आ गई है। ठीक है, ट्रीटी जो है ऑफिशियली कब अडॉप्ट की गई थी? 2017 में अडॉप्ट की गई थी। किसके एफर्ट्स के कारण? इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, आईकैन जो था उसके कारण ये ट्रीटी अडॉप्ट की गई थी। आईकैन क्या है? एक इंटरनेशनल कोalition है पूरे एनजीओज का मिला के, जो यूनाइटेड नेशन वेपन्स बैन ट्रीटी को एडवोकेट करती है अबाउट 100 कंट्रीज। इसको क्या है? न्यूक्लियर पीस प्राइज अवार्ड्स भी मिला है 2017 में। सो यू जस्ट मग इट अप। तो इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन को इंटरनेशनल पीस प्राइज भी मिला है, नोबेल पीस प्राइज भी मिला है फॉर इट्स एफर्ट कि जो भी यूनाइटेड नेशन वेपन बैन ट्रीटी है उसको एडवोकेट करता है। तो दिस इज कॉल्ड आईकैन, और आईकैन के ही एफर्ट्स के कारण ये ट्रीटी जो है अडॉप्ट की गई थी 2017 में। ओके, सो अभी मैंने जैसे कि बताया कि अभी जो है ये 50th रेटिफिकेशन इसको मिल गया है अक्टूबर 2020 में, और ट्रिगरिंग अ 90 डे पीरियड्स बिफोर इट एंट्री टू केम इनटू फोर्स। 86 मेंबर्स हैं जिसने साइन की है, 51 जो है उन्होंने रेटिफाइड किए हैं। आप यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए कि इंडिया, चाइना, यूएस, रशिया, दीज आर नॉट सपोर्टिंग द कंट्री, दीज आर नॉट सपोर्टिंग कंट्रीज टू दिस ट्रीटी। सो ये कंट्रीज सपोर्ट नहीं कर रही हैं। सो यू जस्ट मग इट अप कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इंडिया इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंडिया क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि इंडिया सोच रहा है कि ये ट्रीटी जो है वो किसी भी डेवलपमेंट की तरफ, किसी भी करंट इंटरनेशनल लॉ की तरफ इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब उसको बढ़ावा नहीं दे रहा है, इसलिए ये ट्रीटी जो है इंडिया जो है इसको नहीं सपोर्ट कर रहा है। इंडिया जो है बहुत सारी ट्रीटी, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट जो है उसमें नेगोशिएशन कर रहा है, जिसके कारण इस ट्रीटी को इंडिया फिर से नहीं सपोर्ट कर रहा है। तो इन दो कारणों के कारण इंडिया जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है इस ट्रीटी को। अब देखते हैं कि ट्रीटी जो है ये क्या बोलती है। तो ये ट्रीटी जो है इस ट्रीटी का मतलब है कि ये पूरी तरह लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, जिसके कारण एक ये भी रीज़न है कि इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसको। पूरी तरह लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, जो जिन्होंने भी कंट्रीज़ ने रेटिफाइड किया है उन कंट्रीज़ पे बाइंडिंग होगी ये ट्रीटी। ये ट्रीटी क्या प्रोहिबिट करती है? सबसे पहले आप क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते? तो आप कोई भी जो भी स्टॉक पाइल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनको रख नहीं सकते, उनको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और कोई भी न्यूक्लियर वेपन जो है आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी भी एक कंट्रीज़ की दूसरी तरफ, भरे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और कोई भी कंट्रीज़ रिसीव नहीं कर सकती न्यूक्लियर वेपन को, और कंट्रोल नहीं कर सकती जिस भी कंट्रीज से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। किसी भी कंट्रीज़ जो है, कोई भी कंट्रीज़ न्यूक्लियर वेपन को एज एन थ्रेटन की तरह यूज़ नहीं कर सकती। ठीक है, assist, encourage or induce anyone to engage in activity prohibited to a state party under this treaty। किसी भी कंट्रीज़ को आप assist नहीं कर सकते। और नॉट प्रिवेंट करती है कि आप किसी भी स्टेशनिंग और डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते न्यूक्लियर वेपन का किसी भी अदर टेरिटरीज़ को। तो दीज आर द ट्रीटीज़ के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये क्या क्या प्रोहिबिट करती है। और ये ट्रीटीज़ जो है इसमें क्या है? इट रिक्वायर्स पार्टीज टू प्रमोट द ट्रीटी टू अदर कंट्रीज। ठीक है, इनको इस ट्रीटी में ये भी क्लॉज दिया गया है कि जो भी पार्टीज हैं इस ट्रीटी की वो वो इस ट्रीटी को प्रमोट करें अदर कंट्रीज में। ये जो है एक स्टेट को ऑब्लाइज करती है, जो भी पार्टीज है स्टेट को ऑब्लाइज करती है कि वो एक पर्टिकुलर एडिक्वेट असिस्टेंस प्रोवाइड करें इंडिविजुअल्स को जो भी न्यूक्लियर वेपन के कारण अफेक्टेड हो रहे हैं। So these are the objectives of treaty, and what are the prohibitions under the treaty? So these are the prohibition under the treaty, so you just learn it. So now let's come to how जो treaty जो है prevention और nuclear weapon different है NPT से। तो जैसे कि मैंने बताया जो NPT है वो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है, इंडिया इसलिए साइन नहीं कर रहा, और ये लीगली बाइंडिंग है। और ट्रीटी ऑन प्रिवेंशन ऑन न्यूक्लियर वेपन भी जो है ये भी क्या है? एक बाइंडिंग ट्रीटी है, जिसके कारण इंडिया साइन नहीं कर रहा है। सो दोनों को ही इंडिया ने साइन नहीं किया है। बट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दैम? क्योंकि डिफरेंस जनरली पूछ लेता है यूपीएससी में।
सो ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑन न्यूक्लियर वेपन जो है वो पूरी तरह न्यूक्लियर वेपन को प्रोहिबिट कर रही है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड। कॉम्प्रिहेंसिवली पूरी तरह न्यूक्लियर वेपन को प्रोहिबिट कर रही है कि आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी स्टेट पार्टीज यूज़ नहीं करती। बट जो एनपीटी है वो क्या कर रही है, वो एक ऑप्शन दे रही है कि जो भी डेवलपिंग जो भी NPT, the non-nuclear weapon states forsake the option of developing nuclear weapon। NPT जो है वो उन स्टेट को ऑप्शन भी दे रही है कि आप डेवलप कर सकते हो न्यूक्लियर वेपन। तो वो जो TPNW है वो पूरी तरह प्रोहिबिट कर रही है कि कोई भी स्टेट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशन, आप पूरी तरह न्यूक्लियर वेपन को बैन करोगे, आप कुछ भी चीज़ें नहीं करोगे उससे रिलेटेड। बट NPT जो है वो किन्हीं के डेवलपिंग नेशंस को अलाउ कर रही है कि आप न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर सकते हो। तो ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। नाउ कम टू सेकंड डिफरेंस। वो बोल रही है कि TPNW जो है वो क्या बोल रही है कि पूरी तरह आप न्यूक्लियर वेपन का यूज़ प्रोहिबिशन कर दो, किसी भी तरह आप यूज़ नहीं कर सकते हो न्यूक्लियर वेपन। बट NPT क्या बोल रही है कि आप ट्रांसफ़र, मैन्युफैक्चर और एक्विजिशन नहीं कर सकते, एक्विजिशन पे फोकस कर रही है। ठीक है, तो ये पूरी तरह बैन नहीं कर रही है। एनपीटी क्या बोल रही है कि आप ट्रांसफर, मैन्युफैक्चर, एक्विजिशन पे फोकस कर रही है। ठीक है, फिर TPNW जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है और सपोर्ट कर रही है एनपीटी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को एंड नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्जेक्टिव्स टू परस्यू नेगोशिएशन ऑन इफेक्टिव मेजर्स फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इंडिया सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि देयर आर 14 कंट्रीज जिसमें इंडिया भी इस एग्रीमेंट का पार्ट है। तो अब देखते हैं कि इंडिया, US, इंडिया, फ्रांस, इंडिया, रशिया और इन सब में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया US जो है, इंडिया US ने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया था, 123 एग्रीमेंट जिसके अंदर आते हैं, 2008 में साइन किया था। उन्होंने बोला था कि इंडिया जो है अपने सिविलियन और मिलिट्री न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ हैं उनको सेपरेट करेगी और जो भी सिविलियन जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ हैं वो किसके अंदर ले आएगी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज के अंदर ले आएगी। ठीक है, तो इंडिया जो है इसके कारण इसके अंडर गवर्न होगी। फिर आते हैं इंडिया फ्रांस रिलेशन में। फ्रांस जो है पहली कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया था आफ्टर जो है उसको वेवर मिला था फॉर NSG। ठीक है, तो ये डील क्या है, अपॉर्चुनिटी इंडिया को प्रोवाइड करती है कि इंडिया जो है ITER का मेंबर बन सके। इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा रिएक्टर है, फ्यूजन है कि फिजन रिएक्टर है। ये मैंने आपको साइंस एंड टेक में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। सो यू जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन कि ये फ्यूजन है या फ्यूजन रिएक्टर, फिजन रिएक्टर है। ओके, सो यू जस्ट कमेंट मी ऑन दिस कमेंट सेक्शन। यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। फिर आते हैं इंडिया रशिया। रशिया जो है वो बहुत ही बड़ा सप्लायर है फ्यूल का इंडिया के लिए। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं। 2 कंट्रीज़ जो है कंस्ट्रक्ट कर रही हैं, कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसमें भी दोनों कोलैबोरेशन कर रही हैं। तो इंडिया रशिया हो गया। नाउ कम टू इंडिया जापान। इंडिया जापान ने कोऑपरेशन इन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी साइन किया था, जो कि नवंबर 2016 में उन्होंने साइन किया था। उसके अंदर एक नलिफिकेशन क्लॉज था जिसमें जापान जो है वो इंडिया के साथ कोऑपरेशन सस्पेंड कर देगा, नहीं करेगा अगर इंडिया ने कोई भी ट्रीटी का रेगुलेशन जो है वो ब्रीच किया। ठीक है, अगर उन्होंने NSG का वो भी जो भी सिचुएशन है उसको ब्रीच किया तो इसलिए नलिफिकेशन क्लॉज है कि जापान जो है इंडिया के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा उसमें। ठीक है, फिर इंडिया हैज़ ऑल्सो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट फॉर सप्लाई ऑफ यूरेनियम, लाइक बहुत सारी कंट्रीज से, ऑस्ट्रेलिया से हो गया, कनाडा से हो गया, मंगोलिया से हो गया, एट्सेट्रा। ठीक है, तो दीज आर द न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स बिटवीन द इंडिया एंड द अदर कंट्रीज। नाउ लेट्स कम टू ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप। व्हाट इज़ दिस? सो ये क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप सेंटर है जो कि कहाँ पे खुला है, हरियाणा में खुला है। कहाँ पे खुला है, हरियाणा में खुला है। तो वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप सेंटर कहाँ पे खुला है, हरियाणा में खुला है। ये क्या करेगा, डिस्कशन प्रोवाइड करेगा, डेलिब्रेशन प्रोवाइड करेगा इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के बीच रिगार्डिंग वेरियस इशूज़ रिलेटेड टू न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल एट्सेट्रा, इन सब के बारे में डिस्कशन होगा। ये इसके अंदर 5 स्कूल्स आते हैं। पहला है स्कूल फॉर एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम
studies, School of Nuclear Security Studies, School of Radiological Safety Studies, School of Nuclear Material Categorization Studies, and School for Studies on Application of Radioisotopes and Radiation Technology. So these are the 5 schools under it. So I hope I have cleared the nuclear disarmament. इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के बीच में क्या है, टेस्ट ट्रीटी ऑन न्यूक्लियर ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, व्हाट आर द ट्रीटीज लीगली बाइंडिंग, इंडिया मेंबर है कि नहीं है. तो दीज आर द सम की टर्म्स रिगार्डिंग दिस एंड की इशूज ऑफ रिगार्डिंग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट. सो this is the end. So now let's come to the other topic, which is bioterrorism. I hope you know the topic bioterrorism, because I had teach you in the science and technology part. So you just, if you not remember it, just go to the science and technology, because it is the same topic which I have had teach in the science and technology. So इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सारी चीज़ें वही हैं. तो आप ये जाके आप उसमें प्लीज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में पढ़िएगा. लास्ट वाला शायद स्लाइड है जिसमें मैंने पढ़ाया बायोटेररिज्म. सो प्लीज़ आप जाइए. मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. ओके, सो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मैं इसको So now comes the topic is space warfare. The US and UK अभी रिसेंटली रशिया को उन्होंने एक्यूज़ किया है, बिकॉज रशिया ने अभी एंटी सैटेलाइट वेपन जो है टेस्ट फायर किया है. तो उसके कारण उन्होंने स्पेस वॉरफेयर पे कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं. तो स्पेस वॉरफेयर होता क्या है? स्पेस वॉरफेयर इज़ अ कॉम्बैट दैट टेक प्लेस इन द आउटर स्पेस. ठीक है, वो वॉर जो कि आउटर स्पेस में किया जाता है, ना कि अर्थ में किया जाता है. ठीक है, स्कोप जो होता है स्पेस वॉरफेयर का, वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है? ग्राउंड टू स्पेस वॉरफेयर, जो भी सैटेलाइट जो है हमारे अर्थ को, जो भी सैटेलाइट अटैकिंग सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, अर्थ से जो भी हम सैटेलाइट को अटैक करते हैं वो होता है ग्राउंड टू स्पेस वॉरफेयर. फिर स्पेस टू स्पेस वॉरफेयर, जो भी सैटेलाइट को ही इफेक्ट करते हैं. ठीक है, स्पेस टू ग्राउंड वॉरफेयर सच एज सैटेलाइट अटैकिंग अर्थ बेस्ड टारगेट, तो उनको बोलते हैं सैटेलाइट टू स्पेस टू ग्राउंड वॉरफेयर. तो स्पेस वॉरफेयर जो है वो बिगिन कब हुआ था? 1962 में हुआ था, जब यूएस ने एक्सप्लोर किया था एक ग्राउंड बेस्ड न्यूक्लियर वेपन स्पेस में. जो उसके बाद क्या बना था? आउटर स्पेस ट्रीटी बनी थी. ठीक है, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 उसके बाद बनाया गया था. एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर स्पेस वेपन्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले आते हैं काइनेटिक फिजिकल वेपन, जो वो वेपन जो डायरेक्टली अटैक करते हैं इन अ सैटेलाइट और अ ग्राउंड स्टेशन पे, तो उन्हें बोलते हैं काइनेटिक फिजिकल वेपन. जो कि एंटी सैटेलाइट वेपन होते हैं वो होते हैं काइनेटिक फिजिकल वेपन. तो एंटी सैटेलाइट वेपन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट वेपन एंड को ऑर्बिटल एंटी सैटेलाइट वेपन. तो डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट वेपन जो होते हैं वो ग्राउंड से स्ट्राइक करते हैं सैटेलाइट को, और को ऑर्बिटल एंटी सैटेलाइट वेपन जो होते हैं वो एक ऑर्बिट में प्लेस करते हैं. उसके बाद उनकी मैनेवरिंग जो एबिलिटीज़ होती है उससे वो परफॉर्म करते हैं. फिर आते हैं नॉन काइनेटिक फिजिकल वेपन. नॉन काइनेटिक फिजिकल वेपन जो डायरेक्टली किसी सैटेलाइट को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है, बिना फिजिकल कांटेक्ट के कोई भी चीज़ें जो इफेक्ट करती हैं सैटेलाइट्स को, उनको बोलते हैं हम नॉन काइनेटिक फिजिकल वेपन. उसमें आ जाते हैं कि लेजर्स हो गए, हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हो गई. ठीक है, तो जब हम लेडार पढ़ते हैं तो लेडार में हम देखते हैं कि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे इफेक्ट नहीं करता, वो मतलब डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं करता, बट चीज़ों को इफेक्ट कर देता है. फिर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक अटैक. ये क्या करते हैं? जो भी चीज़ें ट्रांसमिट और रिसीव स्पेस में जो भी चीज़ें ट्रांसमिट हो रही हैं और डेटा हम रिसीव कर रहे हैं बाय स्पूफिंग, जैमिंग, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स के कारण, ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक अटैक. स्पूफिंग क्या होता है? कोई ये जो भी अटैकर रहता है वो इलेक्ट्रॉनिकली कुछ भेजता है, तो रिसीवर जो है एज इन उसको एक्सेप्ट कर लेता है उस सिग्नल को, और वो सोचता है कि वो रियल सिग्नल है, बट वो अटैकर जो फेक सिग्नल भेजता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको बोलते हैं स्पूफिंग. ठीक है, फिर साइबर अटैक. दे कैन टारगेट सैटेलाइट्स बाय मॉनिटरिंग डेटा एंड ट्रैफिक पैटर्न्स बाय इंसर्टिंग फॉल्स और करप्ट डेटा इन द सिस्टम. ठीक है, तो सिस्टम में करप्ट डेटा वो करके साइबर अटैक होता है. तो कितने टाइप के अटैक्स होते हैं, कितने टाइप के वेपन्स होते हैं, मतलब फ्यूचर स्पेस वेपन, काइनेटिक फिजिकल वेपन, नॉन काइनेटिक फिजिकल वेपन, इलेक्ट्रॉनिक अटैक एंड साइबर अटैक. तो दिस इज स्पेस वॉरफेयर. नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द स्पेस ट्रीटीज़. सबसे पहले आते हैं आउटर स्पेस ट्रीटीज़. 1967 में साइन की गई थी. ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करती है? एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है फॉर द इंटरनेशनल स्पेस लॉ. ये एडमिनिस्टर कौन करता है? यूएन कमिटी ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस. इंडिया ने रेटिफाई कर दिया था 1982 में.
ओके तो की प्रिंसिपल्स क्या है इस ट्रीटी के? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड यूज ऑफ स्पेस, नॉन अप्रोप्रिएशन ऑफ आउटर स्पेस एंड प्रोहिबिशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन का डिप्लॉयमेंट को पूरी तरह एलिमिनेट करना, ठीक है, और एक्सप्रेशन देना यूज़ ऑफ स्पेस के लिए। आप ईजिली मतलब उनको फ्रीडम देना कि आप स्पेस जो है बहुत अच्छे से यूज़ करें, ना कि उसको न्यूक्लियर वेपन वो बनाए जैसे कि आपने अर्थ को बनाया है। ठीक है, नाउ देन सेकेंड ट्रीटी इज़ लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972 की है। ये एक स्टैंडर्ड बताती है लाइबिलिटी के लिए, जो भी स्पेस ऑब्जेक्ट जो है डैमेज करते हैं स्पेस में उसके लिए। फिर आते हैं 1975 की ट्रीटी आती है रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन। ये क्या करती है? ये स्टेट्स को रजिस्टर करती है, स्टेट के जितने भी सारे ऑब्जेक्ट है, कंट्रीज़ के जितने भी स्पेस ऑब्जेक्ट है उनको यूएन के साथ रजिस्टर करती है, इसलिए रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1975 में बनी है। फिर आते हैं 1979 मून एग्रीमेंट है, जो कि क्या इंश्योर करते हैं कि मून और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं वो पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ हो, ना कि स्पेस वॉरफेयर के लिए यूज़ हो। तो दिस इज़ कॉल्ड treaties. Now come to the India's counter space capabilities कौन कौन सी हैं? तो मिशन शक्ति जो है इंडिया ने 2019 में लॉन्च किया था, और इंडिया जो है 4th नेशन है आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट, रशिया एंड चाइना, जो कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च किया था, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट को टारगेट करेगा। लो अर्थ ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट्स प्लेस्ड हैं उनको टारगेट करेगा। ठीक है, डिफेंस स्पेस एजेंसी ये इस्टेब्लिश की गई थी किस चीज़ के लिए? कि वो कमांड करे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को रिगार्डिंग द मिलिट्री एयरफोर्स को टारगेट करें, इंक्लूडिंग द मिलिट्री एंटी सेटेलाइट कैपेबिलिटीज़। ठीक है, फिर डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनी, जो कि क्या प्रोवाइड करेगी? टेक्निकल और रिसर्च सपोर्ट प्रोवाइड करेगी डिफेंस स्पेस एजेंसी को। फिर इंड स्पेस एक्स जो है ये भी एक एक्सरसाइज है, ठीक है, जो 2019 में कंडक्ट की गई थी, कि जो भी शॉर्टफॉल्स और की चैलेंजेस होते हैं रिगार्डिंग द इन द स्पेस डायमेंशन, उन सबको ट्रीट करने के लिए ये स्पेस एक्स बनाई गई थी। तो दिस इज स्पेस वॉरफेयर। नाउ कम टू फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पाकिस्तान, ये न्यूज़ में क्यों है? पाकिस्तान जो है अभी भी ग्रे लिस्ट में है FATF के बिकॉज ऑफ टेररिस्ट फाइनेंस करता है, इसलिए उसको ग्रे लिस्ट में डाला गया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं FATF होता क्या है। FATF जो है एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जो क्या इलीगल एक्टिविटीज़ जो भी हो रही हैं और जो भी सोसाइटी में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं उन सबको प्रिवेंट करने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनी है। ये करंटली 37 मेंबर्स हैं इसमें, इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी मेंबर्स हैं इनके। ये कब स्टैब्लिश हुई थी? 1989 में स्टैब्लिश हुई थी। किसने स्टैब्लिश किया था? G7 कंट्रीज़ जो थी पेरिस में, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, किसके लिए? मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए। तो कुछ G7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन सी G7 कंट्रीज़ हैं। ओके, सो FATF जो है वो इसका मैंडेट जो है बाद में एक्सपेंड कर दिया गया कि वो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं देखेगा, वो टेरर फाइनेंसिंग को भी काउंटर करेगा। ठीक है, एंड फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है उनको भी वो करेगा। ठीक है, FATF जो है एक सीरीज इस्टेब्लिश की, स्पेशल रिकमेंडेशन टू कॉम्बैट टेररिज्म। उसमें उन्होंने बहुत सारे मेजर्स आउटलाइन किए कि कैसे आप कॉम्बैट कर सकते हो टेररिज्म एंड ऑल। तो ये था FATF एंड FATF द प्रोसेस है ये, तो एक बार आप प्रोसेस देख लीजिएगा, बट इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट आप एक बार देख लीजिएगा। बट FATF का इंडिया जो है मेंबर है। नाउ कम टू बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शकेतकर कमेटी रिकमेंडेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही हो जाता है आपको याद करने के लिए कि शकेतकर कमेटी जो है वो किससे रिलेटेड है? तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ओके, तो गवर्नमेंट ने अभी उनके तीन जो रिकमेंडेशन उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी, बट गवर्नमेंट ने 3 रिकमेंडेशन उनकी एक्सेप्ट कर ली है रिगार्डिंग द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो व्हाट आर द रिकमेंडेशन? लेट्स कम टू नो दिस। तो सबसे पहले आउटसोर्सिंग रोड कंस्ट्रक्शन वर्क बियॉन्ड द ऑप्टिमल कैपेसिटी ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग रोड कंस्ट्रक्शन वर्क मतलब उनका यही है कि रोड अभी तक क्या था कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन थी, वही सब कंस्ट्रक्शन वर्क और ये सब परफॉर्म करती थी। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी थी, बट अभी उन्होंने बोला है कि जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क है वो बाहर से आप आउटसोर्स करिए, ना कि बियॉन्ड द वर्क ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो आउटसोर्सिंग में उन्होंने बोला है कि जो हम EPC मॉडल यूज़ करेंगे, EPC मॉडल मैंडेटरी यूज़ करेंगे फॉर द एग्जीक्यूशन
ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि ईपीसी जो है वो प्राइवेट प्लेयर, ईपीसी में क्या होता है कि प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं वो कंस्ट्रक्ट करेंगे रोड, और जो ऑनरशिप रहेगी वो ऑनरशिप, टोल कलेक्शन और ये सब किसके पास रहेगी, गवर्नमेंट के पास रहेगी, ठीक है। तो इसलिए आउटसोर्सिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। फिर उन्होंने बोला है मॉडर्न प्लानिंग, मॉडर्न प्लान्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मशीनरी, ये सब आप इंट्रोड्यूस करिए बाय डिलेटिंग एनहांस्ड प्रोक्योरमेंट पावर फ्रॉम 7.5 करोड़ टू 100 करोड़ टू बीआरओ फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोक्योरमेंट। फॉरेन प्रोक्योरमेंट और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट को बीआरओ को इतना पैसा दिया है कि आप इतनी सारी चीज़ें, मॉडर्न चीज़ें आप अपने उसमें लाइए, ठीक है। फिर आता है लैंड एक्विजिशन एंड ऑल स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस लाइक फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस आर मेड पार्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो डीपीपी में आपका पूरा जो है लैंड जो एक्विजिशन है, ऑल स्टैट्यूटरी एक्विजिशन जो है, क्लियरेंसेस जो है, आप डिटेल्ड प्लान प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अप्रूवल लोगे, ठीक है। और वर्क जो है तभी आपको दिया जाएगा जब 90% आपको क्लियरेंस मिल जाएगा, तभी आपको वर्क दिया जाएगा करने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देन नाउ लेट्स कम टू बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 1960 में बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर बनी थी। इसका प्राइमरी रोल क्या था कि रोड कनेक्टिविटी आप प्रोवाइड करो बॉर्डर एरियाज़ को, ठीक है। ये रोड कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, मेंटेनेंस वर्क प्रोवाइड करता है अलॉन्ग द नॉर्थ एंड वेस्टर्न फ्रंटियर्स। बीआरओ जो है फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ के साथ भी रोड कंस्ट्रक्ट करता है, लाइक भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान हो गए, तो दीज आर द कंट्रीज़ जिनके साथ वो करता है, एटसेट्रा, और भी अदर कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। 3 रिकमेंडेशन कौन कौन सी थी? सबसे पहली रिकमेंडेशन थी कि आउटसोर्सिंग करो, ईपीसी मॉडल मैंडेटरी आप यूज़ करो। सेकंड, जो प्लानिंग है बीआरओ को एक्स्ट्रा पैसे दिए गए कि वो जो भी चीज़ें हैं वो डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं उनसे, ठीक है। और लैंड एक्विजिशन और ऑल स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस जो है वो कौन अप्रूव करेगा? डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रूव करेगी, जो कि अप्रूव करेगी, और वर्क जो है तभी अवॉर्डेड होगा जब 90% जो है आपका स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस मिल जाएगा। तो दीज आर द 3 रिकमेंडेशन विच आर एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। नाउ लेट्स कम टू अबाउट शिकेटकर कमेटी। शिकेटकर कमेटी जो है बनाई गई थी कि आप जो भी एक्सपेंडिचर है डिफेंस से रिलेटेड, आप उनके लिए एक रिपोर्ट सबमिट करो। तो उन्होंने रिपोर्ट कब सबमिट की थी? 2016 में सबमिट की थी। तो रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया था कि डिफेंस बजट जो है वो 2.5 से 3% कर दो जीडीपी का डिफेंस बजट, और जो कि अभी कितना है, लेस देन 2% है। तो वो बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ जो है, बहुत फॉर एग्जाम्पल यूएसए एंड ऑल, ये सब डिफेंस में बहुत ज़्यादा फोकस करती है। रशिया हो गई, तो हमारी भी कंट्रीज़ को जीडीपी बढ़ाना चाहिए डिफेंस के लिए, तो इसलिए डिफेंस बजट उन्होंने बढ़ाने के लिए बात की। फिर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिपेयर एक्लॉन्स इन आर्मी टू इंक्लूड वर्कशॉप्स, एडवांस बेस वर्कशॉप्स, ये सब इंक्लूड करो। मिलिट्री फर्म्स जो हैं, आर्मी पोस्टल इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो भी अभी पीस लोकेशन है वहाँ पे उनको बंद करवाया जाए, क्योंकि जनरली उनको बंद करवाया जाए ताकि वो और जगह सर्व कर सके। Restructure civilian workforce in the manner that the work of military engineering services could be partially done by departmentally employed staffs and other work will be could be outsourced, ठीक है, बाहर से आप वो वर्क करवाइए। डिफेंस मिनिस्टर जो है अप्रूव्ड एबॉलिशन ऑफ 9,300 पोस्ट अभी MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में उन्होंने अबॉलिश किया है, ठीक है। तो दीज आर द रिकमेंडेशन ऑफ द शिकेटकर कमिटी। नाउ कम टू एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला है स्मार्ट फेंस। आप देखते होंगे कि जब भी आप बॉर्डर एरियाज़ में मूवीज़ वगैरह भी देखते होंगे तो उसमें बॉर्डर एरियाज़ में एक तार लगे होते थे बहुत सारे, कि इन्फिल्ट्रेशन को बंद किया जाए और अटैकिंग बहुत ईजी से हो जाए। तो स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग जो है वो प्रोजेक्ट किसके अंदर है? कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर प्रोजेक्ट है, जो कि इंडिया बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर का प्रोग्राम है, ठीक है। स्मार्ट फेंसिंग क्या है? एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है कि आप सिक्योरिटी जो है हमारे इशूज़ हैं उनको एड्रेस कर सके बॉर्डर स्टेट में। ये हाई टेक्निकल सर्विलेंस है जहाँ पे इनविजिबल इलेक्ट्रॉनिक बैरियर क्रिएट किया जाता है इन द लैंड, ओशियन, वाटर, एयर, अंडरग्राउंड, जो कि क्या डिटेक्ट करता है? इन्फिल्ट्रेशन डिटेक्ट करता है जो भी डिफ़िकल्ट टेरेन है उसमें, ठीक है। तो आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? एक रोबस्ट इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कि गैप्स फिल कर रहा है, जो भी बॉर्डर सिस्टम में सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड जो भी गैप्स हैं उनको एड्रेस कर रहा है, उनको फिल कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग हाई टेक्निकल सर्विलेंस इक्विपमेंट और ये सब प्रोवाइड करके। ये क्या करेगा? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि वो डिटेक्ट कर सके, ताकि वो डिटेक्ट कर सके क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स एंड ऑल, ठीक है। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स सिचुएशन अवेयरनेस टू फैसिलिटेट प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग एंड क्विक रिएक्शन टू इमर्जिंग सिचुएशन,
ठीक है। ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है, डिप्लॉयमेंट ऑफ रेंज ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज, जैसे थर्मल इमेजेस हो गए, इंफ्रारेड हो गए, लेज़र बेस्ड इंट्रूडर्स अलार्म्स हो गए, तो ये सब वो करता है। फिर 2 पायलट प्रोजेक्ट अभी वो किया गया है, कवर इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर अंडर CIBMs आर कम्प्लीटेड। ठीक है। फिर आते हैं बोल्ड क्विट बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक, जो है BSF ने ये प्रोजेक्ट लिया है अंडर द टू इक्विप इंडो बांग्लादेश बॉर्डर्स विद डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर्स। ठीक है। तो ये जो है किसका प्रोजेक्ट है, BSF का प्रोजेक्ट है। तो दिस इज द topic border infrastructure and Shiketkar committee, very important topic. Shiketkar committee is related to border infrastructure, so you just remember it very thoroughly. Now let's come to integrated battle groups. इंडियन आर्मी ने अभी पोस्टपोन कर दिया है, जो न्यू IBG उन्होंने बनाया था उसको अभी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग COVID-19 पेंडेमिक। ठीक है। तो IBG क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब भी आप मूवीज़ वगैरह देखते होंगे कि तो कुछ लोग कहीं पे सिचुएटेड हैं, फिर कुछ लोग थोड़ी देर बाद थोड़ी दूर बाद रखे गए हैं। ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे बैग्स होते हैं और 3-4 सोल्जर्स होते हैं जो आर्मी के वहाँ पे सिचुएटेड रहते हैं। किस लिए बनाए जाते हैं कि वो ईजिली स्ट्राइक कर सके। अगर एक IBG हमारा नहीं रहा, एक IBG के ग्रुप के मेंबर्स नहीं रहे, तो दूसरे IBG के ग्रुप के मेंबर्स रहें उसको टैकल करने के लिए सिचुएशन को। तो ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स इसीलिए बनाया जाता है। तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स होते क्या हैं, ये होते हैं दीज आर ब्रिगेड साइज। तो ब्रिगेड का यहाँ पे मतलब होता है कि यूनिट ऑफ सोल्जर्स इन द आर्मी। ठीक है। तो ब्रिगेड साइज एगल का मतलब होता है कि ईजिली मूव कर सके, एबल टू मूव ईजिली एंड क्विकली, सेल्फ सफिशिएंट कॉम्बैक्ट फॉर्मेशन विच कैन स्विफ्टली लॉन्च स्ट्राइक्स अगेंस्ट द एडवर्सरी इन केस ऑफ हॉस्टिलिटीज। ठीक है। अगर वॉर लाइक सिचुएशन है तो IBG कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, सोल्जर्स होते हैं जो कि ईजिली मूव कर सकते हैं वॉरफेयर सिचुएशन को टैकल करने के लिए। ठीक है। दे विल एबल टू मोबिलाइज, कितने आवर्स में वो मोबिलाइज हो सकते हैं अपने लोकेशन में, 12 to 48 आवर्स में। ठीक है। इनमें और उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, आर्टिलरी हो गई, आर्मर्ड हो गए, ठीक है, इंजीनियर्स हो गए, सिग्नल यूनिट्स हो गए, ये सब प्रोवाइड किया जाता है। IBG जो होता है बोथ ऑफेंसिव और डिफेंसिव रोल परफॉर्म करते हैं। ऑफेंसिव होता है क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन करते हैं, डिफेंसिव एनिमी को अटैक भी करते हैं। ठीक है। तो दोनों ऑफेंसिव और डिफेंसिव रोल परफॉर्म करते हैं। ये टेलर मेड होते हैं, जनरली 3 T's पे बेस्ड रहते हैं, थ्रेट, टरेन एंड टास्क। वो बहुत लाइट होते हैं, लो और लॉजिस्टिक होते हैं, इसलिए वो ईजिली मूव कर सकते हैं इधर से उधर। ठीक है। कंपोजिशन जो होता है IBG का वो डिफर करता है टेरेन टू टेरेन, किस लोकेशन पे आप सिचुएटेड हो तो उस हिसाब से वो डिपेंड करता है। ईच IBG जो है वो कौन हेडेड करता है, मेजर जनरल हेड करते हैं। और कितने ट्रूप्स होते हैं, जनरली 5000 ट्रूप्स होते हैं। IBG जो है वो कोल्ड स्टार्ट जो हमारा डॉक्ट्रिन है उसको ईजिली इम्प्लीमेंट कर रहा है, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो दिस इज IBG। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है वो इंडियन आर्म फोर्सेस का है कि आप इजीली डिप्लॉय करो ट्रूप्स का इन वेस्टर्न बॉर्डर विद इन अ डेज। अगर सिचुएशन ऐसी अराइज हो गई है जहाँ पे हमको थ्रेट है, कंट्री को थ्रेट है, इसलिए इजली डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स जो है बॉर्डर एरियाज में जैसे ही ये सिचुएशन आती है। तो डॉक्ट्रिन जो है वो क्या करता है, उसका एम क्या है, अलाउ करता है इंडियन फोर्सेस को कि आप सस्टेन्ड अटैक करो व्हाइल प्रिवेंटिंग अ न्यूक्लियर रिटेलिएशन फ्रॉम पाकिस्तान। ओके। तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स और वाई इट इज़ इन न्यूज़, और इसलिए ये था। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू मिलिट्रलाइजेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप देख रहे हैं चाइना, अभी मैंने जब आपको पढ़ाया था इंडो पैसिफिक रीजन तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे बेसिस बताए थे चाइना के, ग्वादार पोर्ट, ठीक है, हम्बन टोटा एंड सितवे पोर्ट। तो दीज आर द बेसिस विच आर कंस्ट्रक्टेड बाई द चाइना। सो हमको उसको कैसे हैंडल करना है, तो इसलिए इंडिया जो है बहुत ही इस चीज़ को लेकर बहुत ही उसमें है कि हमको पहले अपने मिलिट्री बेसिस जो है वो हमको एनहांस करना है। तो इंडिया जो है अंडमान एंड निकोबार में मिलिट्री बेसिस स्टैंड कर रहा है। अब क्यों ये ज़रूरी है, तो सबसे पहले आप देखिए, नीड टू मिलिट्रलाइज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो सबसे पहला है ग्रोइंग चाइनीज़ प्रेजेंस। क्यों? क्योंकि चाइना जो है ओवरऑल इंडियन ओशन में पूरी तरह अपने को
चारों तरफ से घेर रहा है। तो एग्जाम्पल जैसे हो गए कोलंबो हार्बर, ठीक है, ग्वादार, जिबौती एक्सेट्रा, दीज आर द लोकेशंस। फिर स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्या है, ये क्या करते हैं, ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो इंडिया को हेल्प करते हैं कि वो इंडियन ओशियन रीजन में अपना वाइटल स्टेक बना के रखे, ठीक है, क्योंकि और अंडमान एंड निकोबार ट्राई सर्विस कमांड जो है इंडिया ने सेटअप किया था, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है उसके पर्पस के लिए कि इंडियन ओशियन रीजन जो है प्रिजर्व रहे। फिर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कैसे है कि EEZ जो है 30% ऑफ द इंडियाज EEZ जो है वो बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है, तो जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ से जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बफर जोन है इंडिया और रेस्ट ऑफ द नेशन के बीच में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कैसे मिलिट्रलाइजेशन किया है, मोर ऑन न्यूज़। गवर्नमेंट ने प्लान पास किया है कि वो मिलिट्री फोर्सेस बढ़ाएंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है। रनअवेज एंड नवल एयर स्टेशन INS कोहासा इन शिवपुर एंड INS बाज इन कैंपेबल बे और बीइंग एक्सटेंड कर दिया है उनको लार्ज ऑपरेशन के लिए। इंडिया स्ट्रेटेजिक कमेंटेटर्स आर इवन रिकमेंडिंग टू प्रिवेंट टू परमिट फ्रेंडली फॉरेन नेवीज एक्सेस टू अंडमान एंड निकोबार मिलिट्री बेसिस। तो जो भी फॉरेन नेवीज हैं उनको भी आप बढ़ा दीजिए, उनके साथ आप मिलिट्री बेसिस बढ़ा दीजिए इन द रीजन। तो दिस इज़ द मोर ऑन न्यूज़। नाउ लेट्स कम टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन सा डिग्री चैनल है बिटवीन द अंडमान एंड निकोबार, तो आपको ये पता होना चाहिए बहुत सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आते हैं। तो कोको आइलैंड कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए, म्यांमार में है, ओके। तो कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में कौन सा चैनल है, कोको चैनल है, ओके। कौन सा चैनल है, कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में कोको चैनल है। फिर नॉर्थ अंडमान में हम देखते हैं हमारा INS कोहासा नवल एयर स्टेशन जो है वो कहाँ पे है, नॉर्थ अंडमान में। तो नॉर्थ अंडमान में क्या है, दिगलीपुर बे है, दिगलीपुर बे भी है और INS कोहासा भी है। फिर आते हैं नॉर्थ अंडमान से मिडिल अंडमान और फिर आते हैं साउथ अंडमान। साउथ अंडमान में हमारा पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की, कहाँ पे सिचुएटेड है, साउथ अंडमान सिचुएटेड है, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारा यही है। फिर उसके बाद साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज है, ठीक है। क्या है, डंकन पैसेज है, किसके बीच, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। फिर लिटिल अंडमान से कार निकोबार के बीच में कितना है, 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच में। फिर कार निकोबार में क्या है, कार निकोबार, फिर उसके बाद लिटिल निकोबार, तो उन दोनों के बीच में क्या है, समब्रेरो चैनल है, ठीक है। कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में समब्रेरो चैनल है। फिर लिटिल निकोबार के बाद में आता है ग्रेट निकोबार, जहाँ पे INS बाज नवल एयर स्टेशन जो है कैंपेबल बे है वहाँ पे सिचुएटेड है। फिर आते हैं ग्रेट निकोबार, और अगर इंडोनेशिया में देखें तो हमारा जो कितना चैनल है, 6 डिग्री चैनल। तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में कितना है, 6 डिग्री चैनल, ओके, जिसको ग्रेट चैनल भी बोलते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड है, 572 आइलैंड है, जिसमें ओनली 38 आर इनहेबिटेड, ठीक है। ये एक्सटेंड कहाँ से होता है, 6 to 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 92 डिग्री to 94 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। हाईएस्ट पीक क्या है, सैडल पीक है, जो कि नॉर्थ अंडमान आइलैंड में सिचुएटेड है। ओनली एक्टिव वॉल्केनो जो है बैरन आइलैंड है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में, जो कि लास्ट कब एरप्ट हुआ था, 2017 में। और एक मड वॉल्केनो जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, बरतांग आइलैंड में सिचुएटेड है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार इंडिया जो है उसको क्या रिफर करता है, अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ईस्ट का है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार कमांड इंडिया, ये क्या है, फर्स्ट और ओनली ट्राई सर्विस कमांड है ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ट्राई सर्विस कमांड होता है एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी। ट्राई सर्विस थिएटर कमांड कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार में है, इंडियन आर्म फोर्सेस का। ये क्या करता है, ये EEZ में EEZ को पेट्रोल करता है, वहाँ पे जो भी पायरेसीज हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, उन सबको ये सब ये देखता है, ठीक है। तो ये हो गया अंडमान एंड निकोबार कमांड, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020। अभी डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर जो है 2020 किसको सुपरसीड किया, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो था 2016 के, उसको सुपरसीड करके ये बनाया गया है। इसमें अपूर्व चंद्र जो थी कमिटी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था ये इस चीज़ के लिए, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपूर्व चंद्र कमेटी किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के लिए, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 के सिचुएशन में गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत का अनाउंस किया था,
वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए, ठीक है। इंडिया की डोमेस्टिक कंट्री को ऐसा बनाने के लिए कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने, हम इंपोर्ट को डिक्रीज़ करें, इसलिए ये अनाउंस किया गया, ठीक है। इसका साइलेंट फीचर यही है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए सुपरसीड किसको किया है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी अपूर्व चंद्र फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ दिस, ठीक है। ये क्या करेगा, ये टाइमली मिलिट्रीज जो इक्विपमेंट्स है, सिस्टम्स हैं, उनको एक्विजिशन करेगा आर्म फोर्सेस के लिए, और उनको प्रोवाइड करेगा कि आप बेटर चीज़ें यूटिलाइजेशन कर सकें, ठीक है। ये जो है सारे कैपिटल एक्विजिशन कवर करता है, जो भी अदर देन वर्क एंड लैंड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करता है, बट ये मेडिकल इक्विपमेंट को कवर नहीं करता। तो दिस इज़ डीएपी का ये हो गया। फिर की पॉइंट्स जो होते हैं पॉलिसीज़ के, ऑफसेट पॉलिसी रिवाइज। ऑफसेट मतलब होता है कि जितना भी फॉरेन एंटिटीज़ है, फॉरेन डिफेंस एंटिटीज़ है, वो 30% एटलीस्ट इंडिया में ही स्पेंड करें उनके कंपोनेंट्स को प्रोक्योर करने के लिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए, और किसी चीज़ में ना यूज़ करें। 30% इंडिया में मैंडेटरी यूज़ करें, ठीक है। नोटिफाई अ लिस्ट ऑफ वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म फॉर बैन ऑन इम्पोर्ट for Indianization of import spares, new category of buy, global manufacture in India, request for information, reservation in categories of Indian vendors and other proposed measures, something like, ठीक है। for time bound defense procurement process, faster decision making, ease of doing business के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स सेटअप किया है, और सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रायल प्रोसीजर्स, जिसके कारण टाइमली आप जो भी ग्रीवांस रिड्रेसल है उनको टाइमली आप वो करिए, ठीक है। फिर लीजिंग, इन्होंने न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया है इसमें, जिसमें उन्होंने फॉर एक्विजिशन इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग बाय एंड मेक कैटेगरीज टू सब्सटीट्यूट ह्यूज इनिशियल कैपिटल आउटलेज, ठीक है, इन सबको। फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, जिसमें आपको एनहांस करना है इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को थ्रू प्राइवेट सेक्टर को आप इन्वॉल्व करिए और उसके लिए यूज़ करिए, ठीक है। तो ओवरऑल एनहांसमेंट इंडिजीनियस कंटेंट ये है। This is defense procurement procedure. Now come to defense production and export promotion 2020. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी प्रपोज किया है ये। इसकी गाइडलाइंस क्या है, ऑब्वियसली आप जो भी चैलेंजेस हैं रिगार्डिंग द डिफेंस रिलेटेड, ठीक है, जितने भी आर्म फोर्सेस में चैलेंजेस है डिफेंस प्रोडक्शन के लिए और ये सब, उनको सबको ओवरकम करिए, ठीक है। और कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाइए कि कंट्री जो है एक्सपोर्ट पे फोकस कर सके, ना कि इम्पोर्ट पे। तो करंट स्टेटस देखते हैं डिफेंस का। इंडिया जो है वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर है 2015-19 में, और रशिया जो है लार्जेस्ट सप्लायर है इंडिया को। अभी जो रशिया का सप्लाई है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है इंडिया वेपन सिस्टम में, 72% टू 56% हो रहा है, बट स्टिल इट इज़ वेरी हाई। एस्टिमेट सजेस्टेड दैट कि आर्म फोर्सेस को कम से कम कितना स्पेंड करना चाहिए, $130 बिलियन एक्सपेंड करना चाहिए डिफेंस इक्विपमेंट को प्रोक्योर करने के लिए इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। द साइज जो है इंडिया के डिफेंस का वो एस्टिमेटेड है 80,000 करोड़, जिसमें से पब्लिक जो सेक्टर है वो ज़्यादा स्पेंड करता है 63,000 करोड़, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो सिर्फ 17,000 करोड़ ही स्पेंड करते हैं, ठीक है। द डिफेंस इंडस्ट्री इज एवरी सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ ओवर 8,000 MSME जो है वो सपोर्ट करेंगे टू इन्हांस द डिफेंस सप्लाई चेन। तो ये था डिफेंस स्टेटस ऑफ डिफेंस। नाउ लेट्स कम टू द व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिसी। तो ऑब्जेक्टिव है कि हमको टर्नओवर कितना अचीव करना है, 1,75,000 करोड़ हमको टर्नओवर अचीव करना है। एक्सपोर्ट कितना करना है, 35,000 करोड़ करना है, ठीक है। एक डायनेमिक रोबस्ट कॉम्पिटिटिव डिफेंस इंडस्ट्री को डेवलप करिए ताकि हम एक्सपोर्ट पे फोकस कर सकें, ना कि इम्पोर्ट पे। डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स एंड टेक फॉरवर्ड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट एंड टू क्रिएट एन एनवायरमेंट दैट encourages research and development in the defense sector, ठीक है। तो these are the policies, initial objectives of the policies. Now let's come to intelligence reforms. इंटेलिजेंस आपको पता होगा कि बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे यहाँ हैं जिनके फंक्शंस ओवरलैप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल IB हो गया, रॉ हो गई, नेट्रो हो गई। तो ये बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनका फंक्शंस ओवरलैप कर रहा है। तो इसी के लिए इन द बैकड्रॉप ऑफ रिपीटेड चाइनाज इनकर्शन, चाइना का इतना ज़्यादा इनकर्शन हो रहा है जिसके कारण अभी एक्सपर्ट्स ने बोला है कि आप इंटेलिजेंस को रिफॉर्म करिए, ठीक है। इंडिया की सबसे एपेक्स लेवल पे जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है, जो कि कौन हेड करता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट कौन हेड करता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो कि 1998 में पोखरण 2 टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था इंडिया में, उसके बाद सेटअप की गई थी, ओके।
सो ये क्या है, एग्जीक्यूटिव ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बीच, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में, ठीक है। फिर सेकंड जो है 2018 में जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी सेटअप की गई। उन्होंने बोला कि जितनी भी एजेंसीज हैं उनको किस में मिला दो, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में मिला दो, ठीक है। फिर आते हैं वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसीज। सबसे पहले आईबी आते हैं। आईबी जो है 1887 में ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर होगी। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? इंडिया में जो भी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस है, इंटरनल सिक्योरिटी है, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। पहले क्या नेम था इसका? इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ऑफिस, बट उसके बाद उसका इंडिपेंडेंस के बाद उसका नेम जो है आईबी कर दिया गया। फिर आते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये जो है रॉ है वो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि 1968 में फॉर्म की गई थी। ये भी डायरेक्ट कमांड किसके अंदर आती है? प्राइम मिनिस्टर के अंदर। जो ये पार्ट किसका है? कैबिनेट सेक्रेटरी का पार्ट है, ठीक है। तो रिसर्च एनालिसिस विंग जो है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का पार्ट है। फिर आते हैं नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? 2004 में इस्टेब्लिश की गई थी। ये टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये किसके अंदर आती है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंदर आती है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीएमओ का पार्ट है, ठीक है। फिर आते हैं डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ये एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है, सेटअप 1957। किसके अंदर आती है? सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हमने देखा वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और पीएमओ के अंदर आती है, बट अभी जो है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है वो किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो रेवेन्यू से आप याद कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और जितनी भी ये एजेंसीज हैं वो किसके अंदर गवर्न होती हैं? इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1985 गवर्न करता है। और जितनी भी एजेंसीज हैं ये जितने भी ऑफिशियल्स इनके अंदर काम करें वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर कवर होते हैं, ठीक है। तो ये वेरियस एजेंसीज हैं जो कि उनके फंक्शंस जो है ओवरलैप कर रहे हैं, जिसके कारण ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नैट ग्रिड, ठीक है। नैट ग्रिड ने अभी एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एनसीआरबी के साथ। जितना भी ऑनलाइन डेटाबेस है आप शेयर करोगे हमारे साथ, ठीक है। तो एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो नेट ग्रिड को एक्सेस देता है कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम डेटाबेस में को एक्सेस देता है। नेट ग्रिड को एक्सेस देता है CCTNS डेटाबेस में। जितने भी स्टेट पुलिस हैं वो मैंडेटेड टू फाइल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इन द CCTNS, ठीक है। तो जितने भी स्टेट पुलिस है पहले FIR कहाँ पे फाइल करेंगे? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में, ओके। MOU जो है एनेबल करता है नेट ग्रिड को कि वो इन्फॉर्मेशन ले ले अबाउट द डिटेल्स ऑफ सस्पेक्ट एज मेंशन इन द FIR में जो भी डिटेल्स मेंशन है उसमें जो भी डिटेल्स मेंशन है नेट ग्रिड जो है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले ले, जैसे कि फादर्स नेम हो गया, टेलीफोन हो गया, नंबर हो गया, ठीक है, अदर डिटेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं अबाउट नेट ग्रिड। नेट ग्रिड जो है अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ये क्या है? इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड है जो कि बहुत सारी कोर सिक्योरिटीज एजेंसीज होती हैं उनको एक साथ कनेक्ट करता है। ये कब क्रिएट की गई थी? 2008 मुंबई टेरर अटैक के बाद क्रिएट की गई थी। ये क्या करता है? एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो इंटरनल सिक्योरिटी को बढ़ाती है, ठीक है, टू अल्टीमेट द काउंटर टेरर। नेटग्रिड जो है बहुत सारे एजेंसीज के साथ भी वर्क करती है, जैसे कि और डेटाबेस क्या क्या क्रिएट करती है? डेटा जो भी डेवलप्ड होता है डेटा रिलेटेड, तो क्रेडिट होता है, डेबिट कार्ड होता है, टैक्स हो गया, टेलीकॉम हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। और ये जो है बहुत सारे अदर एजेंसीज को भी डेटा अवेलेबल करती है अपनी तरफ से, ठीक है, ऑन केस टू ऑन केस बेसिस। नाउ लेट्स कम टू NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये किसके अंदर आती है? ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। ये क्या है? रिपोजिटरी है इंफॉर्मेशन की, जहाँ पे सारे क्राइम्स और क्रिमिनल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट की जाती है। ये कब सेटअप बेस्ड किसकी रिकमेंडेशन में सेटअप की गई थी? नेशनल पुलिस कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन में सेटअप की गई थी। ये जो है इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द CCTNS सिस्टम, ठीक है। CCTNS क्या है? मिशन मोड प्रोजेक्ट है एट नेशनल गवर्नेंस प्लान, जिसमें बहुत सारे 15,000 प्लस पुलिस स्टेशन को कनेक्ट करते हैं और 6,000 हायर ऑफिशियल्स को। इसका एम क्या है कि आप एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाओ, कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनाओ जहाँ से पूरा डेटा कलेक्ट किया जा सके, तो इसलिए CCTNS सिस्टम।
एंड नेटगेट। नाउ कम टू लोन वुल्फ अटैक। लोन वुल्फ अटैक अभी इंडिविजुअल्स ने किया है लंदन में। लोन वुल्फ अटैक वो अटैक होता है, वो अटैक होता है, वो वायलेंस होता है जो एक इंडिविजुअल पर्सन करता है या स्मॉल सेल करता है विदाउट एनी किसी से भी किसी का भी सपोर्ट लिए बिना जो है वो करता है डायरेक्ट, ठीक है, बिना किसी के सपोर्ट के, और खुद ही प्लानिंग करते हैं, खुद ही प्रिपरेशन करते हैं। तो कोई भी इसके पीछे कोई भी बड़ा एजेंसी इन्वॉल्व नहीं होता, वो खुद ही अपने हिसाब से करते हैं। बट ये जो है भले अलोन एक्ट करते हैं, बट इनका रेडिकलाइजेशन जो होता है वो मास ये वायलेंस क्रिएट कर देता है इन द सोसाइटी, ठीक है। जैसे कि रेंजिंग कौन कौन से चीज़ें होती है, जैसे रैमिंग हो गए, सुसाइड बॉम्बिंग हो गए, स्टैबिंग हो गए, तो ये सब चीज़ें ये करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लोन वुल्फ अटैक, वेरी इंपॉर्टेंट। लोन वुल्फ अटैक इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं इंडियन आर्मी प्रपोजल टूर ऑफ ड्यूटी। अभी हमने देखा है कि बहुत सारे जो पर्सनस हैं वो बहुत सारे लोग हैं जो डिफेंस में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं चीज़ों में, ठीक है, डिफेंस में एज अ परमानेंट जॉब नहीं करना चाहते हैं। तो टूर ऑफ ड्यूटी अभी इंडियन आर्मी ने प्रपोज किया है कॉमन सिटीजन्स के लिए। टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब ये है कि आप टूर ऑफ ड्यूटी ये है एक शॉर्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम है 3 इयर्स के लिए, जिन यूथ्स के लिए, जो भी यूथ्स जो है मिलिट्री में थोड़ा इंटरेस्ट है उनका कि वो मिलिट्री में पार्ट ले, बट वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट उसको चूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए 3 इयर्स के लिए एज एन उनको इंटरेस्ट बेसिस पे वो किया जाएगा। तो इस प्रपोजल के अंदर इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि टैक्स फ्री इनकम फॉर 3 इयर्स, टोकन लमसम एट द 3 इयर्स, ठीक है। तो इन सब के इंसेंटिवाइज किया जाएगा इस स्कीम के अंदर, बट इनको कोई भी बेनिफिट जो है रिटायरमेंट बेनिफिट अवेलेबल नहीं होंगे, बिकॉज ये टूर ऑफ ड्यूटी एज अ परमानेंट जॉब नहीं है, तो उसमें पेंशन, ग्रेट्युटी और ये सब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सिमिलर स्कीम्स जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कलर सर्विस 7 to 10 ईयर्स के लिए और रिजर्व सर्विस 8 to 15 ईयर्स के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने प्रपोज किया था, ठीक है। और देयर इज प्रेसिडेंस ऑफ दिस मॉडल इन इसराइल, ठीक है, इसराइल में भी यूज़ किया था ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ यूथ फॉर मिलिट्री सर्विसेज। सिंगापुर जो है उसने मैंडेटरी नेशनल सर्विस 2 इयर्स के लिए वो किया है, जिसमें सिंगापुरियंस जो मेल सिंगापुरियंस हैं उनको पार्ट लिया जाता है। तो टूर ऑफ ड्यूटी जो है 3 इयर्स के लिए प्रोग्राम है, इंटर्नशिप प्रोग्राम है डिफेंस सेक्टर में, ठीक है, यूथ्स के लिए। सो वो टॉपिक्स एंड हो गए। नाउ लेट्स कम टू मिसलिनियस टॉपिक, इंडियाज ड्राफ्ट आर्टिक पॉलिसी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली रिलीज़ किया है ड्राफ्ट आर्टिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू सोलिस्ट पब्लिक कमेंट्स, ठीक है, पब्लिक कमेंट्स के लिए उन्होंने रिलीज़ कर दिया है आर्टिक पॉलिसी। आर्टिक रीजन जो है वो कौन सा रीजन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो अबव द आर्टिक सर्कल लाई करता है, ठीक है, इंक्लूड्स आर्टिक रीजन प्लस नॉर्थ पोल इंक्लूड करता है एज इट सेंटर, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज आती है, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क एंड कनाडा जो है, अलास्का, ठीक है, ये सब कंट्रीज जो है इसके सराउंडिंग है। तो सबसे पहले क्या है ड्राफ्ट पॉलिसी में कि इंडिया जो है आर्टिक काउंसिल में क्या है, ऑब्जर्वर नेशन है। तो सबसे पहले आर्टिक काउंसिल पढ़ लेते हैं। ये क्या है, हायर इंटरगवर्नमेंटल आर्टिक है, जो कि जिसके 2 एम्स है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें कौन कौन से स्टेट पार्टिसिपेंट है, 8 मेंबर स्टेट है इसके, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, रशिया, यूएस, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड आर द मेंबर स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर लीजिए। और इंडिया जो है ऑब्जर्वर नेशन है 2013 से। तो ये किस लिए कि इंडिया जो है आर्टिक काउंसिल का ऑब्जर्वर मेंबर है, तो इंडिया और आर्टिक काउंसिल का कोऑपरेशन बढ़ाना, ठीक है। आर्टिक रीजन में जो भी चीज़ें हो रही हैं ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, टेम्परेचर राइज होने के कारण वो मेल्ट हो रहा है, जिसके कारण उसमें भी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है इंडिया उसका पार्ट हो सके, क्लाइमेटेड लिंकेजेस बढ़ा सके बिटवीन द आर्टिक एंड द इंडियन मानसून्स, ठीक है। हार्मोनाइज पोलर रिसर्च और स्टडी और अंडरस्टैंड कर सके आर्टिक रीजन विद इन इंडिया। तो दिस इज इंडियाज ड्राफ्ट आर्टिक पॉलिसी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हिस्ट्री है, आप एक बार इसको रीड आउट कर लीजिएगा। फिर आते हैं डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट। डेटा भी G20 समिट हुआ था जापान में पिछले साल, जिसमें जापान के प्राइम मिनिस्टर ने ओसाका ट्रैक डिजिटल इकोनॉमी के लिए वो किया था। तो उसमें एक डेटा फ्री फ्लो विथ ट्रस्ट उन्होंने प्रपोज किया था। तो उसमें क्या है, डेटा फ्री फ्लो ट्रस्ट में क्या है कि जो भी डेटा है, जो भी चीज़ें हैं, उसका क्या है कि रिस्ट्रिक्शंस जो भी हो रहे हैं, जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र में डेटा जो है हम ट्रांसफ़र कर सकें, उसमें जो भी रिस्ट्रिक्शन हो रहे हैं उनको मना कर सके, ठीक है। तो डेटा जितना भी
चीज़ें हैं हम पूरे डेटा ट्रांसफ़र करें, ना कि हम कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए कि हमारा डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो इंडिया जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इंडिया ने अभी कंसर्न रेज किए हैं कि वो जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें हमारा प्राइवेसी इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा डेटा अगर किसी और कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो हमारा डेटा जो है मिसयूज़ कर सकते हैं किसी और चीज़ के लिए, इसलिए इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो यही है। फिर ओसाका डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल इकोनॉमी, अभी मैंने बताया कि ये डिक्लेरेशन कब किया गया था, G20 समिट में 2019 में किया गया था, ठीक है। जो कि सारे ई कॉमर्स जो वो हैं उसमें नेगोशिएशन था कि आप पूरा डेटा जो है ट्रांसफ़र करो, आप कोई भी डेटा स्टोर करके अपनी कंट्रीज़ में नहीं कर सकते। तो ये क्या है, डेटा लोकलाइजेशन को अपोज कर रहा था, ओके, इसलिए इंडिया ने साइन नहीं किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओसाका ट्रैक इज इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट प्रपोज बाय फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2019 में। तो डेटा ये जो है किसने प्रपोज किया था, जापान ने प्रपोज किया था डिजिटल इकोनॉमी के लिए। तो सबसे पहले ये एक फैक्ट हो गया कि ओसाका डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वाई इट इज़ इन न्यूज़, क्योंकि हंगर के लिए, हंगर रिड्यूस करने के लिए इसको ये न्यूज़ में रहता है हमेशा ही। इसको क्या है, नोबेल पीस प्राइज़ मिला है 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो कब स्टेब्लिश किया था, 1961 में। यूएन की प्राइमरी एजेंसी है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि SDG 2 गोल के लिए अचीव करने के लिए वर्क कर रही है। किस लिए, SDG 2 गोल क्या है, एरेडिकेटिंग हंगर, ठीक है। ये करेंटली जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है हंगर को कॉम्बैट करने के लिए। ये फूड असिस्टेंस डिलीवर करती है वर्क कम्युनिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, उनका न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर का है रोम, इटली में है। तो दीज आर द कुछ वर्क्स जो है इन्होंने किए हैं। एवरी ईयर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है मोर देन 15 बिलियन राशंस डिस्ट्रीब्यूट करती है अफेक्टेड एरियाज़ को। 100 मिलियन पीपल 88 कंट्रीज़ में जो भी विक्टिम्स हैं उनको हेल्प करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मल्टीलेटरल कोऑपरेशन टू कॉम्बैट यूज ऑफ हंगर एंड ऑल। हंगर मैप कौन इशू करता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इशू करती है, ठीक है। नाउ कम टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन इंडिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इंडिया में वर्क कर रही है सिंस 1963। टारगेटेड पीरियड्स में हेल्प कर रही है, ठीक है। बहुत सारी स्कीम्स में भी हमको हेल्प कर रही है, जैसे मिड डे मील स्कीम हो गए, TDPS हो गए, ठीक है। फिर अभी करंट कोविड-19 के क्राइसिस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए, जिसमें उन्होंने टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किए गए हैं न्यूट्रिशन प्रोडक्शन यूनिट के लिए, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रमोट करने के लिए। तो ये हो गया हमारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड ऑल। नाउ कम टू नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज जो है एनुअली दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए, जो भी वो किसी चीज़ से करते हैं, पीस रिलेटेड आउटस्टैंडिंग वर्क करते हैं। इसके रेसिपिएंट कौन सेलेक्ट करता है, नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी सेलेक्ट करती है, जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं। पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट है नॉर्वे का, वहाँ के 5 मेंबर्स होते हैं नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी में, वो जो है सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। नाउ लेट्स कम टू सम की टर्म्स इन न्यूज। सबसे पहले आते हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी। वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या है, एक ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी है, जहाँ पे आप वैक्सीन जो है कंट्रीज जो है वैक्सीन सप्लाई करती हैं और भी अदर चीज़ें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन असिस्टेंस है वो भी ट्रांसफर करती है, तो उसको बोलते हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी। तो इंडिया जो है मेजर सप्लायर है RT-PCR वैक्सीन का अफ्रीकन नेशंस में। तो ये एक एग्जाम्पल है इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी का। फिर ई डिप्लोमेसी, लाइक वैक्सीन डिप्लोमेसी, इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमेसी, ठीक है, ये इंटरनेशनल इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो है ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन करते हैं एज एन बहुत ही डिप्लोमेटिक गोल्स डेवलप करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करते हैं। तो ये हो गया ई डिप्लोमेसी, ठीक है। सोशल हार्मोनी बनाते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं, ठीक है। नाउ कम टू ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो है ये एक अनऑफिशियल डिप्लोमेसी है। अनऑफिशियली जो मीटिंग होती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स की, उसको बोलते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी जो होती है वो गवर्नमेंट के बीच में होती है। 2 कंट्रीज के जो गवर्नमेंट मिलते हैं तब उनको ट्रैक 1 डिप्लोमेसी बोलते हैं। और ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी जब गवर्नमेंट भी मिलते हैं और नॉन ऑफिशियल्स भी मिलते हैं, उनको ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी बोलते हैं। और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी उन्हें बोलते हैं जिसको बैक चैनल डिप्लोमेसी भी बोलते हैं, जहाँ पे सिर्फ नॉन ऑफिशियल्स मेंबर ही बस मिलते हैं, ठीक है।
नाउ कम टू ऑफिस डेवलपमेंट असिस्टेंट, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। ऑफिशियल का मतलब होगा गवर्नमेंट, डेवलपमेंट की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, असिस्टेंस मतलब एड। तो गवर्नमेंट जो है जो भी एड प्रोवाइड करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेवलपिंग कंट्रीज के वेलफेयर के लिए, उसको बोलते हैं ऑफिशियल डेवलपमेंट एड्स। ठीक है, जापान जो है ओडीए अभी इंडिया को दिया है ड्यूरिंग द करेंट कोविड-19 क्राइसिस, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आते हैं मिनीलैटरलिज्म। मिनीलैटरलिज्म इज डिफाइंड एज डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बाय मोर देन 3 कंट्रीज आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल मल्टीलेटरल फोरम्स। ठीक है, तो मल्टीलेटरल फोरम्स जो होते हैं उनके आउटसाइड जब कोई भी 3 से ज्यादा कंट्रीज मिलके एक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बनाती हैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे डील करने के लिए, तो उनको बोलते हैं मिनीलैटरलिज्म। ठीक है, तो नाउ लेट्स कम टू मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑफ इंडिया इन न्यूज। सबसे पहले ये कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, तो यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले फ्रांस के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया जो साइन करता है वो क्या है, वरुण। ठीक है, उज्बेकिस्तान के साथ दस्तलिक, फिर जापान के साथ धर्मा गार्जियन और जिमेक्स, रशिया के साथ इंद्रा, म्यांमार के साथ आईएम कोर। ठीक है, आईएम कोर से याद रखिए। थाईलैंड के साथ कॉर्पेट, सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रिया इंडेक्स, ककाडू एंड पिच ब्लैक, इंडोनेशिया के साथ कॉर्पेट। ठीक है, इंडोनेशिया के साथ भी कॉर्पेट, थाईलैंड के साथ भी कॉर्पेट, याद रखिएगा। श्रीलंका के साथ स्लिनेक्स, बांग्लादेश के साथ संप्रीति, एंड यूएसए के साथ स्पिटिंग कोबरा, युद्ध अभ्यास, संगम, आईएमएक्स। ठीक है, यूके के साथ कॉनकन। तो दिस इज द एंड ऑफ international relation PT 365. Now I will start with social issues. So आपको ये मेंस में ज़रूर काम आएगा, सोशल इश्यूज भी काम आएगा, तो इसलिए मैं मेंस के हिसाब से सोशल इश्यूज स्टार्ट करूँगी, वो भी ख़त्म कर दूँगी ही जल्दी ही। आई होप इट इज़ यूजफुल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ देखते रहिए। थैंक यू सो मच।